हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। अगर आप लोग सीटेट का तैयारी कर रहे हैं या सीटेट एग्ज़ाम देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए जो है ना बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम जो है ना विज्ञान का विषय जो है ना कक्षा 6 का एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ लेकर के आए हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहला चैप्टर है भोजन, यह कहाँ से आता है। ये एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है। इसमें जो है ना भोजन कहाँ से आता है इसके बारे में बताया गया है। तो इसका जो है ना कुछ निचोड़ जो है ना एनसीईआरटी की बुक में दिया गया है, इसी को लेकर के आए हैं। तो चलिए देखते हैं, सारांश में कह रहा है। भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। भारत के विभिन्न प्रदेश में खाए जाने भोजन में बहुत अधिक विविधता है। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे तथा क्या है, जंतु है। यहाँ से आ सकता है क्वेश्चन कि जो है ना भोजन के मुख्य स्रोत क्या है, तो पौधे तथा जंतु है। जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। शाकाहारी अगर आ जाए कि शाकाहारी किसे कहते हैं, जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। जो जंतु केवल जंतु को खाते हैं जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, मांसाहारी कहते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है। जो जंतु पादप तथा परानी दोनों को खाते हैं ये क्या कहलाते हैं, ये सर्वाहारी कहलाते हैं। तो ये जो है ना मांसाहारी, शाकाहारी और सर्वाहारी, ये तीन जो है ना इस चैप्टर में जो है ना महत्वपूर्ण बात है जो याद रखने क्या है। और वो यह वीडियो जो है ना एक रिवीजन के तौर पे पूरे जो है ना एनसीईआरटी का 6 क्लास का जो है ना पूरा निचोड़ इसमें लेकर के आए हैं। हर चैप्टर का जो है ना एक ही वीडियो में जो है ना कवर हो जाएगा पूरे 6 क्लास का। तो इस वीडियो को जो है ना शुरू से अंत तक जरूर देखें। ये पहला चैप्टर का हो गया कंप्लीट। यहाँ पे दूसरा चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है, भोजन के घटक। अब भोजन के घटक में क्या क्या बताया गया है देखिए। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम। मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से आते हैं भोजन में, तो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, उसके बाद प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। इसके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है आहारी रेशे के बारे में, तथा जल भी होता है। ये हमारे मुख्य भोजन की जो है पोषक तत्व है, इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, आहारी रेशे तथा जल भी होते हैं। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से क्या करते हैं कि ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट और वसा का काम क्या है कि कार्बोहाइड्रेट और वसा का काम क्या है कि मुख्य रूप से क्या करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन तथा खनिज लवण, प्रोटीन और खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए आवश्यक है। तो वृद्धि के लिए क्या किस चीज़ की जरूरत है और अनुरक्षण के लिए क्या चीज़ की जरूरत होती है, तो प्रोटीन और खनिज लवण की आवश्यकता होती है हमारे शरीर को। फिर आगे है कि विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा प्रदान करता है। यहाँ से सवाल बन सकता है कि विटामिन जो है ना विटामिन का क्या काम है, तो क्या है, रोगों से रक्षा प्रदान करना। रोगों से रक्षा कौन करता है हमारे शरीर को, तो ये विटामिन करते हैं। संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों तथा पर्याप्त रुक्षांश और जल उचित मात्रा में उपस्थित होते हैं। हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक अथवा अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता से विशिष्ट रोग तथा विकार उत्पन्न होते हैं। तो रोग और विकार उत्पन्न होने का कारण क्या है, यहाँ पे बताया गया है। रोग और विकार क्यों उत्पन्न होता है हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक अथवा अधिक पोषक तत्व, या तो एक या उससे अधिक पोषक तत्व की क्या हो जाएगी, न्यूनता या कमी हो रहेगी, तो जो है ना विशिष्ट प्रकार के जो है ना विशिष्ट रोग और तथा जो है ना विकार उत्पन्न हो सकते हैं। तो ये जो है ना दूसरे चैप्टर जो है ना भोजन के घटक से ये पूरा जो है ना इस चैप्टर का सारांश यहाँ पे दिया गया है। चलिए अब देखते हैं अगला है तीसरा चैप्टर है तंतु से वस्त्र तक। तंतु से वस्त्र कैसे बनाए जाते हैं इसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। तो इसका सारांश में कह रहा है, वस्त्र सामग्री अथवा वस्त्रों में विविधता होती है। वस्त्र क्या है, सामग्री तथा वस्त्रों में जो है ना विविधता पाई जाती है। जैसे
सूती वस्त्र होते हैं, रेशमी, ऊनी और पॉलिस्टर। वस्त्र तागों से बनते हैं। वस्त्र कौन चीज से बनता है? तो तागों से बनता है, और बनते हैं जिन्हें तंतुओं से बनाया जाता है। और उसको किस चीज से बनाया जाता है? तंतु से बनाया जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है पॉइंट। तंतु या तो प्राकृतिक होते हैं अथवा संश्लिष्ट होते हैं। या तो ये क्या होंगे? प्राकृतिक होंगे या संश्लिष्ट होंगे। रेशम, ऊन और जूट। रेशम हो गए, ऊन और जूट, ये क्या है? प्राकृतिक तंतु है। जबकि नायलॉन और पॉलिस्टर, ये क्या है? कुछ विशिष्ट संश्लिष्ट तंतुओं की क्या है? उदाहरण है। तंतुओं के उदाहरण है। रुई और जूट जैसे तंतु पादपों से प्राप्त किए जाते हैं। रुई और जूट कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं? रुई और जूट जो है ना, पादप से प्राप्त किए जाते हैं। तंतुओं से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। कताई अगर आ जाएगी, कताई किसे कहते हैं? तो तंतुओं से तागा बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं? कताई कहते हैं। तागों की बुनाई दो प्रकार से की जाती है जिससे वस्त्र बनता है। अब तागे की जो है ना बुनाई कितने प्रकार से की जाती है? तो दो प्रकार से की जाती है। तो ये जो है ना, यहाँ पे तीसरा चैप्टर जो है ना खत्म होता है। इसका मुख्य पॉइंट जो है ना यही सब था तीसरा चैप्टर में। चौथा अगला है, चौथा, वस्तुओं से समूह बनाना। वस्तुओं के समूह बनाना, समूह बनाना, ये चौथा चैप्टर है। चलिए इसमें देखते हैं क्या कह रहा है। हमारे चारों ओर की वस्तुएं अनेक प्रकार के पदार्थों से बनी होती है। तो जितने भी वस्तु होते हैं क्या होते हैं? अनेक प्रकार के क्या होते हैं? पदार्थों से बनी होती है। किसी दिए गए पदार्थ का उपयोग बहुत सी वस्तुओं के निर्माण में किया जा सकता है। किसी वस्तु को केवल एक ही पदार्थ में भी बनाना संभव हो सकता है अथवा उसे विभिन्न प्रकार के पदार्थों से भी बनाया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं। अब जितने भी प्रकार के विभिन्न प्रकार के पदार्थ के गुण जो है ना भिन्न भिन्न होते हैं। तो यहाँ से जो है ना भिन्न भिन्न होते हैं, तो इससे जो है ना सवाल बन सकते हैं। कुछ पदार्थ दिखावट में क्या होते हैं? चमकदार होते हैं, जबकि कुछ नहीं होते हैं। कुछ क्या कहते हैं? कुछ चमकदार होते हैं, बल्कि जबकि कुछ अन्य नहीं होते चमकदार। कुछ खुरदुरे होते हैं, खुरदरे होते हैं, तो कुछ जो है ना चिकने या मसूर जिसको बोलते हैं वो होते हैं। इसी प्रकार कुछ पदार्थ स्पर्श करने पर कैसे लगते हैं? कठोर लगते हैं, तो कुछ जो है ना कोमल आते हैं। तो ये पदार्थ के जो है ना, कुछ पदार्थ जो है ना दिखावट में क्या हो गए? चमकदार। कुछ जो है ना, जबकि कुछ चमकदार नहीं होते। कुछ क्या होते हैं? खुरदुरे होते हैं, तो कुछ चिकने होते हैं। इसी तरह से जो है ना कुछ पदार्थ स्पर्श करने पर कैसे लगते हैं? कठोर लगते हैं, तो कुछ जो है ना कोमल लगते हैं। ये पदार्थ के बारे में है। कुछ पदार्थ जल में विलीय होते हैं। कुछ पदार्थ क्या होते हैं? जल में विलीय होते हैं, जबकि कुछ अन्य जो है ना क्या होते हैं? अविलीय होते हैं। तो पदार्थ जल में क्या होते हैं? विलीय भी हो सकते हैं और अविलीय भी हो सकते हैं। कुछ पदार्थ जैसे कांच पारदर्शी होते हैं, जबकि कुछ अन्य जैसे लकड़ी एवं धातु क्या होते हैं? अपारदर्शी होते हैं। कुछ पदार्थ पारभासी भी होते हैं। तो यहाँ से पदार्थ के बारे में बताया क्या होता है? कुछ जो है ना पारदर्शी होते हैं, कुछ जो है ना अपारदर्शी होते हैं, और कुछ जो है ना पारभासी होते हैं। तो पदार्थों को उनके गुणों में समानता तथा विभिन्नताओं के आधार पर समूहों में बांटा जाता है। अब पदार्थों को बांटने का किस चीज़ के आधार पर किया जाता है? तो उसके समानता तथा जो है ना विभिन्नताओं के आधार पर जो है ना समूहों में बांटा जाता है पदार्थों के गुणों को। वस्तुओं को सुविधा तथा उसके उनके गुणों के अध्ययन के लिए एक साथ समूहित किया जाता है। वस्तुओं को सुविधा तथा उनके गुणों के अध्ययन के लिए एक साथ क्या किया जाता है? समूहित किया जाता है। तो समूहित करने का कारण क्या होता है? उसका जो है ना गुण के अध्ययन के लिए जो है ना सुविधा के गुण के अध्ययन का सुविधा करने के लिए जो है ना वस्तुओं को क्या किया जाता है? समूहित किया जाता है। तो ये जो है ना ये चैप्टर नंबर जो है ना 4 का जो है ना वस्तुओं के समूह बनाने से जो है ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब जो है ना अगला चैप्टर है 5 नंबर जो है पदार्थों का पृथक्करण। यहाँ से इस चैप्टर से जो है ना सीटेट में देखने को सवाल मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है, क्या कहा गया है। हस्तचयन, हस्तचयन, निष्पावन, चालन, आस्वा अवसादन, निस्तारण तथा निस्यंदन मिश्रणों से उनके अवयवों के पृथक करने की क्या है? कुछ विधियां हैं। तो क्या
मिश्रण से जो है ना अवयवों को अलग करने की या पृथक्करण की कुछ विधियों में क्या क्या आ सकता है, तो हस्तचयन आ सकता है, निष्पादन आ सकता है, चालन, अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन। ये क्या है, ये सब जो है ना क्या है, कुछ विधियां हैं जिससे जो है ना अवयवों को मिश्रण से जो है ना अलग किया जाता है। अनाज से भूसा और पत्थरों को हस्तचयन द्वारा पृथक किया जाता है। तो यहाँ से हस्तचयन के बारे में पूछा जाता है, तो हस्तचयन का क्या काम है। अनाज से भूसा जो है ना, अनाज से अगर भूसा और पत्थर को अलग करना है तो क्या कौन सा विधि अपनाएंगे, हस्तचयन द्वारा पृथक किया जाता है। भूसा अनाज के बाहरी बीजों से निष्पावन विधि द्वारा पृथक किया जाता है। तो यहाँ पे जो है ना निष्पावन विधि के बारे में है कि भूसा अनाज के बाहरी बीजों से निष्पावन विधि द्वारा क्या किया जाता है, पृथक किया जाता है। किसी मिश्रण के कणों की अमाप में जो है ना अंतर का उपयोग चालन या निस्यंदन प्रक्रियाओं द्वारा पृथक्करण में किया जाता है। किसी मिश्रण के कणों की अमाप में सॉरी अमाप में जो है ना अंतर का उपयोग चालन निस्यंदन प्रक्रियाओं द्वारा पृथक्करण से किया जाता है। रेत और जल के मिश्रण में, रेत का मिश्रण और अगर जल का मिश्रण हो तो इसमें क्या है, रेत के भारी कण जो है ना तली में बैठ जाते हैं। रेत के क्या होते हैं, भारी कण जो है ना तली में बैठ जाते हैं और निस्तारण की विधि द्वारा जल को पृथक किया जाता है। तो रेत और जल का मिश्रण होगा तो इसमें कौन सा विधि अपनाया जाएगा, निस्तारण का विधि जो है ना अपनाया जाएगा। द्रव तथा उसमें अविलेय पदार्थ के अवयवों को निस्यंदन के उपयोग से पृथक किया जाता है। ये क्या चीज़ है, द्रव और अविलेय पदार्थ के अवयवों के को निस्यंदन के उपयोग से पृथक किया जाता है। तो इसमें कौन सा निस्यंदन का जो है ना उपयोग करेंगे। किसी द्रव को उसी वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, वाष्पन कहते हैं। तो ये वाष्पन के बारे में पूछ सकता है। किसी द्रव को उसी वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, वाष्पन कहते हैं। वाष्पन की विधि का उपयोग द्रव में घुले ठोस को पृथक करने में किया जाता है। जिस विलयन में कोई पदार्थ और अधिक न घुल सके वह उस पदार्थ का संतृप्त विलयन कहलाता है। क्या होता है संतृप्त विलयन, क्या होता है, जिस विलयन में कोई पदार्थ और अधिक न घुल सके वह उस पदार्थ का क्या कहलाता है, संतृप्त विलयन कहलाता है या होता है। किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर उसमें और अधिक पदार्थ घोला जा सकता है। किसी पदार्थ के विलयन है, अगर कोई पदार्थ का विलयन है उसको अगर गर्म करके जो है ना इसमें और अधिक क्या कर सकते हैं, पदार्थ को घोला जा सकता है। जल विलेय पदार्थों की विभिन्न मात्राएं घोलता है। जल जो है ना विलेय पदार्थों की विभिन्न मात्राओं को क्या करता है, घोलता है। ये जो है ना चैप्टर 5 का जो है ना ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब जो है ना चैप्टर 6 है हमारे चारों ओर के परिवर्तन। तो हमारे चारों ओर के परिवर्तन में जो है ना क्या दिया गया, कुछ परिवर्तनों को उत्क्रमित किया जा सकता है। क्या होता है, उत्क्रमित किया जा सकता है तथा कुछ को नहीं कर सकते हैं। उत्क्रमित कुछ को कर सकते हैं, कुछ को नहीं कर सकते हैं। पदार्थों को गर्म करके या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित करके उसमें परिवर्तन लाए जा सकते हैं। अब पदार्थ को जो है ना या तो गर्म करके या अन्य पदार्थ के साथ अगर जो है ना मिश्रित कर देंगे तो उसमें जो है ना परिवर्तन हो सकता है। ये बहुत जो है ना इसमें कुछ कमी पॉइंट दिया गया है। ये जितना भी पॉइंट है जो वो एनसीईआरटी जो है ना 6 क्लास का लिया गया है। 7वां में देखते हैं पौधों को जानिए। पौधों को जानिए के बारे के चैप्टर में कौन सा बात दिया गया है, चलिए इसको देखते हैं। सामान्यतः पौधों का वर्गीकरण उनकी ऊंचाई, तने एवं शाखाओं के आधार पर शाख, झाड़ी एवं वृक्ष में किया गया है। तो पौधों का वर्गीकरण कौन कौन सी में किया गया है, शाख में किया गया है, झाड़ी और जो है ना वृक्ष में किया गया है। वर्गी उनकी ऊंचाई और तनों की शाखाओं के आधार पर, ऊंचाई, तने और शाखाओं के आधार पर जो है ना शाख, झाड़ी और वृक्ष में किया गया है। तने पर पत्तियां, पुष्प तथा फल होता है। अब यहाँ से सवाल बन सकता है कि तने पर जो है ना क्या होता है, तो पत्तियां होते हैं, पुष्प होते हैं और तथा फल होते हैं। तीनों चीज कहाँ होते हैं, तने पर होता है। सामान्यतः पत्ती में पर्णवृंत और फलक होते हैं। क्या होते हैं, सामान्यतः पत्ती में पर्णवृंत तथा फलक होते हैं। पत्ती में शिराओं का प्रतिरूप शिराविन्यास कहलाता है।
अब पत्ते देखे होंगे आप लोग, पत्ते जो है ना, इसमें जो है ना शिराओं का जो है ना प्रतिरूप क्या कहलाता है, शिरा विन्यास कहलाता है। यह जालिका रूपी अथवा समांतर हो सकता है। ये दो प्रकार का होता है, या तो जालिका रूपी होगी या समांतर। पत्तियां वाष्पोत्सर्जन, ये यहाँ पे बात इंपॉर्टेंट है। पत्तियां जो है ना वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा जलवाष्प को वायु में निष्कासित करता है। तो जलवाष्प को जो है ना वायु में किस के द्वारा निष्कासित करता है, तो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जो है ना पत्तियां जलवाष्प को जो है ना वायु में निष्कासित करती है। हरी पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं, हरी पत्तियां जो है ना सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु एवं जल से प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बनाती है। तो भोजन किसके द्वारा बनाती है, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा। किसकी उपस्थिति में, तो जो है ना प्रकाश की उपस्थिति में वायु एवं जल से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाती है। जरय, जरय के बारे में, जरय मिट्टी से जल एवं खनिज पदार्थ का अवशोषण करती है। तो जल का क्या काम होता है, मिट्टी से जो है ना खनिज तथा जो है ना जल एवं खनिज का अवशोषण किसके द्वारा किया जाता है, तो जल के द्वारा किया जाता है। तथा पौधों को मिट्टी में दृढ़ता से जमाए रखती है। मजबूती कौन प्रदान करता है, तो जड़ जो है ना मिट्टी में जो है ना दृढ़ता से जो है ना जमाए रखती है कौन, तो जड़ का काम होता है। तो जड़ का जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट काम है पौधों के लिए। जड़ें मुख्यतः दो प्रकार की होती है, मूसला जड़ एवं क्या होते हैं, रेशेदार जड़। जल जो है ना मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, जड़ मूसला जड़ एवं रेशेदार जड़। जालिका रूपी सिरिया विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों की जड़ें मूसला जड़ होती है। मूसला जड़ किस टाइप के जो है ना पत्तों की होती है, तो जो है ना जिसका जो है ना जालिका रूपी सिरा विन्यास होगा, जालिका रूपी उसका जो है ना युक्त पत्तों वाली पौधों की जड़ें क्या होगी, मूसलाधार होगी। जबकि समांतर सिरा विन्यास जिस पत्ती में होगी, ये क्या होगी, जड़ें रेशे विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों की जड़ें क्या कैसे होती है, रेशेदार होती है। तने द्वारा जड़ों से पत्तियों और दूसरे भागों को जल एवं पत्तियों से भोजन पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। तने द्वारा जड़ों से पत्तियों को जल और पत्तियों से भोजन पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाया जाता है। पुष्प के विभिन्न भाग होते हैं। पुष्प के विभिन्न भाग हैं, कौन कौन है, बायदल है, पंखुड़ी है, पुंकेश्वर तथा स्त्री केसर। ये क्या है, ये पुष्प के जो है ना विभिन्न भाग हैं। तो यहाँ से जो है ना क्वेश्चन जो है ना देखने को मिलता है कि पुष्प के बारे में दे देता है कि इसमें से जो है ना पुष्प के कौन से भाग नहीं है, और जो है ना 4 ऑप्शन रहेगा, इसमें कोई एक ऐसा रहेगा जो नहीं रहेगा। तो यहाँ देख लेना कि पुष्प के जो है ना कौन कौन से भाग हैं, तो बायदल है, पंखुड़ी है, पुंकेश्वर है एवं स्त्री केसर है। ये यहाँ पे जो है ना चैप्टर 7 जो है ना समाप्त होता है। और ये जो है ना चैप्टर 8 जो है ना यहाँ से स्टार्ट होता है, शरीर में गति। अब शरीर में गति के बारे में इस चैप्टर में जो है ना कैसे कैसे गतियाँ होती है इसके बारे में जो है ना बताया गया है। तो अस्थि एवं उपास्थि मानव कंकाल कहलाते हैं। तो कंकाल क्या होता है, अस्थि एवं उपास्थि। अस्थि और उपास्थि क्या कहलाता है, मानव कंकाल कहलाता है। यह शरीर का पिंजरा बनाता है, यह पिंजर बनाता है और उसे एक आकृति भी देता है। यह शरीर का क्या करता है, पिंजर बनाता है और उसे एक आकृति भी देता है। कंकाल चलने में सहायक है और आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है। तो कंकाल का क्या काम है, वो चलने में सहायक होते हैं तथा आंतरिक अंगों को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। कौन, तो कंकाल। मानव कंकाल खोपड़ी, मेरुदंड, पसलियां, वक्ष की अस्थि, कंधे एवं सरोनी, मेखला तथा हाथ एवं पांव की अस्थियां से बनता है। पेशियां, पेशियों के जोड़े के एकांतर क्रम में सिकुड़ने एवं फैलने से अस्थियां गति करती है। अस्थियां गति कैसे करती है, तो पेशियों के जोड़े के एकांतर क्रम में सिकुड़ने एवं फैलने से अस्थियां में जो है ना गति आती है। अस्थियां में गति कैसे करती है, तो ये अस्थियों की गति के बारे में। अस्थियों की संधियां अनेक प्रकार की होती है। यह संधि की प्रकृति एवं गति की दिशा पर निर्भर करता है। अस्थियों की संधियां जो है ना अनेक प्रकार की होती है। अब ये जो है ना उसकी संधि, उस संधि की प्रकृति एवं गति पर निर्भर करता है। पक्षियों की दीर्घ पेशियां
तथा हल्की अस्थियां मिलकर उन्हें उड़ने में सहायता करती है। तो क्या है, पेशियां जो है ना उसको, पेशी तथा जो है ना अस्थि जो है ना उसको जो है ना उड़ने में कौन मदद करता है, तो पेशियां तथा हल्की अस्थियां जो है ना उन्हें उड़ने में सहायता करती है। ये पंखों को फरफराकर उड़ते हैं। ये पंखों को फरफराकर उड़ते हैं। मछली शरीर के दोनों ओर एकांतर क्रम में वलय बनाकर जल में तैरती है। तो मछली जो है ना जल में किस तरह से तैरती है, जल में कैसे तैरती है, तो मछली शरीर के दोनों ओर एकांतर क्रम में वलय बनाकर के क्या करती है, तैरती है। सर्प अपने शरीर के दोनों ओर एक एकांतर क्रम में वलय बनाते हुए भूमि पर वलयकार वलयाकार गति जो है ना करता हुआ आगे की ओर फिसलता है। बहुत सारी अस्थियां एवं उनसे जुड़ी पेशियां शरीर को आगे की ओर धक्का देती है। तिलचट्टे का शरीर तिलचट्टे का शरीर एवं पैर कठोर आवरण से ढके होते हैं। तिलचट्टे के बारे में बताया गया है कि इसका शरीर एवं पैर क्या है, कठोर आवरण से क्या होते हैं, ढके होते हैं। कठोर आवरण से ढके होते हैं जो बाह्य कंकाल बनाता है, जो क्या रहता है, बाह्य कंकाल बनाता है। वक्ष की पेशियां तीन जोड़ी पैरों एवं दो जोड़ी पंखों से जुड़ी होती है। अब उसका वक्ष का पेशियां जो होती है क्या होती है, तीन जोड़ी पैरों एवं दो जोड़ी पंखों से जुड़ी होती है, जो तिलचट्टे को चलने एवं उड़ने में सहायता करती है। केचुए के बारे में, केचुए में गति शरीर की पेशियों के बारी बारी से विस्तरण एवं संकुचन से होती है। क्या होती है, विस्तरण एवं संकुचन। ये यहाँ पे याद रखने वाली बात है। केचुए में गति शरीर की पेशियों के बारी बारी से विस्तरण एवं संकुचन से होती है। शरीर की अधः सतह पर सूख केंचुए को भूमि पर पकड़ बनाने में सहायक है। शरीर की अधः सतह पर सूख केंचुओं को भूमि पर पकड़ बनाने में सहायक है। घोंगा पेशीय पादप की सहायता से चलता है। तो ये जो है ना घोंगा के बारे में कि कौन किसकी सहायता से, पेशीय पादप की सहायता से। यहाँ पे ये चैप्टर जो है ना 8 नंबर जो है ना समाप्त होता है। फिर जो है ना 9वां है सजीव विशेषता एवं आवास। सजीव विशेषता एवं उनके आवास। इस चैप्टर में बताया गया है किसी स्थान का परिवेश जिसमें पौधे जंतु एवं अन्य जीव रहते हैं उसका आवास कहलाता है। तो आवास क्या है, आवास क्या है, किसी स्थान का परिवेश जिसमें पौधे और जंतु और अन्य जीव रहते हैं क्या कहलाते हैं, उनका आवास कहलाता है। विभिन्न प्रकार के पौधे एवं जंतु एक ही आवास में साथ रह सकते हैं। विभिन्न प्रकार के पौधे एवं जंतु एक ही आवास में एक साथ रह सकते हैं। पौधों और जीवों के विशिष्ट लक्षण एवं स्वभाव जो उन्हें एक आवास विशेष में रहने के अनुकूल बनाते हैं, अनुकूलन कहलाता है। तो अनुकूलन क्या हो जाएगा, पौधे और जीवों के विशिष्ट लक्षण एवं स्वभाव जो उन्हें एक आवास विशेष में रहने के अनुकूल बनाते हैं, तो अनुकूलन कहलाता है। आवास के अनेक प्रकार होते हैं परंतु सामान्यतः उन्हें स्थलीय एवं जलीय आवास में वर्गीकृत किया गया है। तो आवास जो है ना अनेक प्रकार के होते हैं परंतु सामान्यतः उन्हें स्थलीय मतलब जमीन पर और जो है ना जलीय मतलब जो है ना जल में वर्गीकृत किया गया है। विभिन्न आवास में सजीवों की विविध प्रजातियां पाई जाती है। तो क्या है, विभिन्न आवास में सजीवों की विविध प्रजातियां पाई जाती है। पौधे जंतु एवं सूक्ष्म जीव संयुक्त रूप से जैव घटक बनाते हैं। जैव घटक कौन कौन बनाते हैं, पौधे जंतु एवं सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव जंतु और पौधे क्या करते हैं, जैव घटक बनाते हैं। चट्टान, मिट्टी, वायु, जल, प्रकाश एवं ताप हमारे परिवेश के कुछ अजैव घटक हैं। अजैव घटक कौन कौन है, तो चट्टान, मिट्टी, वायु, जल, प्रकाश एवं ताप ये हमारे परिवेश के क्या है, अजैव घटक हैं। सजीव वस्तुओं के कुछ समान लक्षण हैं। उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है। वे शोषण, उत्सर्जन, पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया, प्रजनन, वृद्धि एवं गति करते हैं। तो ये किसके लक्षण हैं,
सजीव वस्तुओं के कुछ समान लक्षण हैं। तो क्या क्या लक्षण है? भोजन की आवश्यकता उसे होती है, ये शोषण करते हैं, उत्सर्जन, पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया, प्रजनन, वृद्धि एवं गति। ये क्या है? सजीव वस्तुओं के कुछ समान लक्षण है। तो यहाँ जो है ना ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से भी जो है ना क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस चैप्टर में जो है ना ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। चलिए अब देखते हैं अगला चैप्टर है 10 नंबर। 10 नंबर में गति एवं दूरियों का मापन, गति और दूरियों का मापन के बारे में जो है ना इस चैप्टर में बताया गया है। चलिए इसमें देखते हैं क्या क्या है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए परिवहन के विभिन्न साधनों का उपयोग किया जाता है। अगर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना है तो परिवहन के विभिन्न साधनों का उपयोग किया जाता है। प्राचीन काल में पैर की लंबाई, अंगुली की चौड़ाई, एक कदम की दूरी आदि का उपयोग मापन के मात्रक के रूप में करते थे। प्राचीन काल में क्या क्या करते थे? मापन के मात्रक के रूप में क्या करते थे? तो जो है ना पैर की लंबाई, अंगुली की चौड़ाई, पैर की लंबाई, अंगुली की चौड़ाई, एक कदम की दूरी आदि का उपयोग मापन के मात्रक के रूप में करते थे। इससे उलझनें होती थी तथा इसलिए किसी एक समान मापन प्रणाली को विकसित करने की आवश्यकता उत्पन्न है। अब ये जो उपयोग पहले करते थे तो इससे जो है ना समस्या उत्पन्न होती थी, तो इसलिए जो है ना उसको जो है ना मानक प्रणाली का जो है ना विकसित करने की आवश्यकता पड़ी। तो यहाँ से बन सकता है कि मानक प्रणाली बनाने की क्यों जरूरत पड़ी? तो जो है ना क्योंकि इसमें जो है ना उलझनें पैदा होती थी इसकी वजह से। अब हम मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली जिसे एसआई मात्रक कहते हैं उपयोग करते हैं। इसे समस्त संसार में मान्यता प्राप्त है। अब जो है ना अब क्या इस्तेमाल किया जा रहा है? तो जो है ना एसआई सिस्टम में एसआई जो है ना यूनिट उपयोग करते हैं। यह समस्त पूरे वर्ल्ड में जो है ना ये समान मान्यता प्राप्त है। एसआई मात्रक में लंबाई का मात्रक मीटर है। ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि लंबाई का जो है ना मात्रक क्या है? मीटर है। और किस में है? एसआई यूनिट में है। सरल रेखा के अनुदिश गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। अगर सरल सरल रेखीय गति के बारे में आ जाए तो क्या है? सरल रेखा के अनुदिश की गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। वर्तुल गति में कोई वस्तु इस प्रकार गति करती है कि उस वस्तु की किसी नियत बिंदु से दूरी समान होती है। नियत कोई अगर नियत बिंदु है तो उससे दूरी अगर समान है तो उस इस टाइप की गति को क्या कहेंगे? वर्तुल गति कहेंगे। वर्तुल गति किसी वस्तु इस प्रकार गति करती है कि उस वस्तु की किसी नियत बिंदु से दूरी समान रहती है। आगे है ऐसी गति जो एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात दोहराती है। अगर निश्चित समय अंतराल, यहाँ पे जो है ना याद रखने वाले है, समय अंतराल के बाद जो है ना अगर दोहराएगी तो इसे क्या कहते हैं? आवर्ती गति कहते हैं। तो वर्तुल गति और आवर्ती गति जो है ना यहाँ जो है ना इसके बारे में बताया गया है कि वर्तुल में क्या है कि गति उस वस्तु की गति किसी निश्चित बिंदु से समान रहती है। और आवर्ती गति में जो है ना ऐसी गति जो एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात दोहराती है। ये दोहराती है और जो है ना समय अंतराल जो है ना निश्चित समय अंतराल में दोहराती है, उसको क्या कहते हैं? आवर्ती गति कहते हैं। तो इसमें जो है ना इस चैप्टर में इतना बताया गया है। इस चैप्टर था गति और दूरियों का मापन से संबंधित। चलिए अब अगला चैप्टर है 11 नंबर, प्रकाश, छाया एवं परावर्तन। इस चैप्टर में प्रकाश, छाया और परावर्तन के बारे में बताया गया है। तो इसमें सारांश दिया गया है कि अपारदर्शी वस्तुएं प्रकाश को अपने में होकर नहीं जाने देती। तो अपारदर्शी कौन सा वस्तु है जो है ना अपने में प्रकाश नहीं जाने देती है? तो वो जो है ना अपारदर्शी वस्तु कहलाती है। पारदर्शी वस्तुएं प्रकाश को अपने में होकर जाने देती है। पारदर्शी में क्या होते हैं? प्रकाश गुजर जाती है तथा हम इसके दूसरी ओर रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। तो पारदर्शी का और एक खासियत क्या है कि दूसरी ओर जो है ना वस्तु अगर रखे रहेगा तो उसको आराम से देख सकते हैं। पारभासी वस्तुएं प्रकाश के कुछ भागों को अपने में होकर जाने देती है। तो पारभासी के बारे में है कि कुछ भागों को जो है ना अपने में होकर के जाने देती है, वो क्या कहलाती है? पारभासी। तो तीन है। अपारदर्शी है जो प्रकाश को नहीं जाने देगी, पारदर्शी है जो प्रकाश को जो है ना अपने से होकर के जाने देती है, और इसका दूसरा खासियत यह है कि जो है ना उसकी दूसरी ओर रखी वस्तु को भी देख सकते हैं। पारभासी पारभासी जो है ना वस्तु प्रकाश के कुछ ही भाग को जो है ना अपने से होकर के जाने देती है, उसे पारभासी कहते हैं। जब प्रकाश के पथ में अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो छाया बनती है। यहाँ छाया छाया से पूछा जा सकता है कि छाया किसे कहते हैं या छाया कैसे बनती है?
तो जब प्रकाश के पथ में अगर कोई अपारदर्शी वस्तु, कौन सा वस्तु आ जाती है? अपारदर्शी, ये याद रखना, अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो उसे छाया बनती है। साधारण सामग्री से सूची छिद्र कैमरा बनाया जा सकता है। साधारण सामग्री से सूची छिद्र कैमरा बनाया जा सकता है तथा इसका उपयोग सूर्य तथा अति दीप्त वस्तुओं के प्रतिबिंब को देखने में किया जा सकता है। तो साधारण सामग्री से कौन सा कैमरा बनाया जा सकता है? छिद्र कैमरा बनाया जा सकता है। सूची छिद्र कैमरा, यहाँ पे यह याद रखना है, सूची छिद्र कैमरा बनाया जा सकता है तथा इसका उपयोग सूर्य तथा अति दीप्त वस्तुओं के प्रतिबिंब को देखने में किया जा सकता है। प्रकाश के बारे में और बताया गया है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। कौन सा रेखा में गमन करता है? तो सरल रेखा में करता है। दर्पण, परावर्तन से हमें स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो दर्पण परावर्तन से जो है ना, हमें प्रतिबिंब प्राप्त होता है। स्पष्ट प्रतिबिंब कौन से, कैसे प्राप्त होता है? तो दर्पण परावर्तन से हमें जो है ना स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो इस चैप्टर में जो है ना ये सब महत्वपूर्ण पॉइंट था। चलिए अब जो है ना अगला चैप्टर है, अगला है विद्युत तथा परिपथ। विद्युत तथा परिपथ, इस चैप्टर में क्या दिया गया देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बात। विद्युत सेल, विद्युत सेल विद्युत का एक क्या है? स्रोत है। विद्युत सेल विद्युत का क्या है? एक स्रोत है। विद्युत सेल में दो टर्मिनल होते हैं। अब विद्युत सेल में क्या होते हैं? दो टर्मिनल, एक होता है धन टर्मिनल जिसको प्लस कहते हैं तथा एक होता है ऋण टर्मिनल जिसे जो है ना माइनस कहते हैं, निगेटिव टर्मिनल। विद्युत बल्ब में एक फिलामेंट होता है। अब विद्युत बल्ब में क्या होता है, ये याद रखना है कि विद्युत बल्ब में क्या होता है? एक फिलामेंट होता है, इसके टर्मिनल से जुड़ा होता है। टर्मिनल से क्या होता है? वो जो जुड़ा होता है। फिलामेंट होता है जो टर्मिनल से क्या होता है? जुड़ा होता है। विद्युत धारा प्रवाहित होने पर विद्युत बल्ब में दीप्त हो जाता है, हो उठता है। विद्युत धारा प्रवाहित होने पर क्या होता है? विद्युत बल्ब जो है ना दीप्त हो उठता है, मतलब जल जाता है। बंद विद्युत परिपथ में विद्युत धारा विद्युत सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक प्रवाहित होती है। तो कौन से जो है ना परिपथ में? तो बंद विद्युत परिपथ में देखना है। बंद विद्युत परिपथ में जो है ना विद्युत धारा विद्युत सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक प्रवाहित होती है। तो कौन सा परिपथ होता है विद्युत परिपथ? तो बंद, ये याद रखना, बंद। बंद विद्युत परिपथ में विद्युत धारा विद्युत सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक प्रवाहित होती है। स्विच, स्विच के बारे में, स्विच एक सरल युक्ति है। क्या है? स्विच एक सरल युक्ति है जो विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने तथा प्रारंभ करने के लिए परिपथ को तोड़ता अथवा पूरा करता है। स्विच एक सरल युक्ति है जो विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए क्या करता है? परिपथ को तोड़ता अथवा पूरा करता है। तोड़ता है या पूरा करता है, तो क्या है? स्विच के जरिए होता है। जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होते हैं उसे विद्युत चालक, यहाँ पे यह है विद्युत चालक के बारे में है कि जिस पदार्थ से होकर के क्या है विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे क्या कहते हैं? विद्युत चालक कहते हैं। और जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उसे क्या कहते हैं? विद्युत रोधक कहलाता है। तो यहाँ पे विद्युत चालक और विद्युत रोधक के बारे में है। तो जिन पदार्थ से होकर के विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसे क्या कहते हैं? विद्युत चालक कहते हैं। और जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता उसे क्या कहते हैं? विद्युत रोधक कहलाते हैं। यहाँ पे जो है ना 12 नंबर चैप्टर ये भी समाप्त होता है। और जो है ना 13 नंबर है चुंबकों द्वारा मनोरंजन। तो इसमें जो है ना चुंबकों के बारे में जो है ना बताया गया है। चलिए देखते हैं कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट इसमें। मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है। कौन सा एक प्राकृतिक चुंबक है? मैग्नेटाइट। चुंबक लोहा, निकेल, कोबाल्ट जैसे कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है। ऐसे पदार्थ को चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। चुंबकीय पदार्थ क्या कहलाता है? तो चुंबक जो है ना निकेल, लोहा, कोबाल्ट, ये याद रखना है। लोहा तो खैर हम लोग जनरली निकेल हो गया, और कोबाल्ट, ये जैसे कुछ पदार्थों को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं? चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जो पदार्थ चुंबक से आकर्षित नहीं होते वे अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। तो अचुंबकीय क्या हो जाएगा? जो आकर्षित नहीं होते हैं। और जो आकर्षित होते हैं वो क्या कहलाते हैं? चुंबकीय पदार्थ। और जो है ना चुंबक से आकर्षित नहीं होते उसे अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक है उत्तरी ध्रुव तथा दूसरा है क्या है? दक्षिण ध्रुव। तो चुंबक के जो है ना कितने ध्रुव होते हैं? तो दो ध्रुव।
एक उत्तरी ध्रुव और दूसरा क्या है, दक्षिणी ध्रुव। स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में आकर रुकता है। उत्तर दक्षिण दिशा, ये याद रखना है कि क्या है कि स्वतंत्रता पूर्वक अगर लटकाते हुए छोड़ दे चुंबक को तो वो सदैव क्या होगा, उत्तर दक्षिण दिशा में आकर के जो है ना रुकेगा। दो चुंबकों के असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, असमान ध्रुव। असमान ध्रुव क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। जबकि समान ध्रुव अगर समान रहेगा तो क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण होगा। और असमान रहेगा तो क्या हो जाएगा, असमान और आकर्षण, समान प्रतिकर्षण। तो ये जो है ना, ये चुंबकों द्वारा मनोरंजन जो है ना, ये 13 नंबर चैप्टर था। और इसमें जो है ना ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब ये 14 नंबर है जल। जल के बारे में है, तो चलिए जल के बारे में देख लेते हैं क्या है। सारांश, जल जीवन के लिए क्या है, आवश्यक है। ये तो जो है ना सब ये जल जो है ना जीवन के लिए क्या है, आवश्यक है। वायु में वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन से जलवाष्प मिलती है। तो जलवाष्प कैसे मिलती है, तो ये है ना वायु में वाष्पन तथा वाष्पोत्सर्जन से क्या होती है, जलवाष्प मिलती रहती है। जलवाष्प वायु में संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदें बनाती है जो बादल जैसे दिखाई देते हैं। जलवाष्प जो है ना वायु में संघनित होकर क्या कैसे दिखते हैं, छोटे छोटे जल की बूंदें बनाती है जिन जो बादल जैसे दिखाई देते हैं। बहुत सी छोटे जल की बूंदें परस्पर मिलकर वर्षा, हिम अथवा ओले के रूप में गिरती है। तो बहुत सी छोटी जल की बूंदें परस्पर मिलकर जल की जो है ना छोटी बूंदें परस्पर मिलकर क्या क्या बनाती है, तो वर्षा, हिम तथा ओले ओले का निर्माण करती है। वर्षा, ओले तथा हिम नदियों, झीलों, तालाबों, कुओं तथा मिट्टी में जल की पुनः पूर्ति करते हैं। वर्षा वर्षा ओले, यहाँ पे वर्षा, ओले और हिम नदियों, झीलों, तालाबों, कुओं तथा मिट्टी में जल की पुनः पूर्ति। तो मिट्टी में जो है ना जल की पुनः पूर्ति कौन कौन करते हैं, तो वर्षा हो गए, ओले, हिम, ये तीन चीज जो है ना क्या करते हैं, नदियों, झीलों, तालाबों, कुओं और मिट्टी में जो है ना जल की पुनः पूर्ति करते हैं। महासागरों तथा जलीय भागों के बीच जल के चक्रण को जल चक्र कहते हैं। तो जल चक्र क्या कहलाता है, महासागर तथा जलीय भागों के बीच जल के चक्रण को, महासागर तथा जलीय भागों के बीच में जो चक्रण होगा उसको क्या बोलेंगे, जल चक्र बोलेंगे। जल का जो चक्रण होगा उसको क्या बोलेंगे, जो जल चक्र। अत्यधिक वर्षा में बाढ़ आती है, जबकि लंबे समय तक वर्षा न होने से सुखाड़ पड़ता है। तो बाढ़ कब आती है, जब अत्यधिक वर्षा होगी तो बाढ़ आएगी। और सूखा कब पड़ता है, तो जब जो है ना वर्षा नहीं होगी तो सूखा पड़ता है। पृथ्वी पर उपयोग करने योग्य जल की मात्रा सीमित है, इसलिए विवेकपूर्ण उपयोग की आवश्यकता है। पृथ्वी पर जो है ना जल का जो है ना जल का जो है ना उपयोग करने की जल की मात्रा क्या है, सीमित है। पृथ्वी पर उपयोग करने योग्य क्या है, जल की मात्रा जो है ना सीमित है, इसलिए जो है ना विवेकपूर्ण उपयोग की आवश्यकता है। तो ये जो है ना चैप्टर नंबर जो है ना आपका जो है ना 14 था, ये भी जो है ना यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था। चलिए अब देखते हैं चैप्टर नंबर जो है ना 15, हमारे चारों ओर वायु। ये हमारे चारों ओर वायु के बारे में बताया गया है। तो वायु के बारे में चलिए देख लेते हैं। इसमें वायु प्रत्येक स्थान पर मिलती है। हम वायु को देख नहीं सकते परंतु उसे अनुभव कर सकते हैं। तो वायु क्या है कि अनेक स्थान पर मिलती है, हम उन्हें देख नहीं सकते परंतु क्या करते हैं, अनुभव करते हैं। गतिशील वायु को पवन कहते हैं। तो पवन किसे कहते हैं, तो जो वायु गतिशील होगा उसको क्या बोलेंगे, उसको क्या कहेंगे, पवन कहेंगे। वायु जगह घेरती है। वायु क्या करती है, जगह घेरती है। जल तथा मिट्टी में वायु उपस्थित होता है। जल और मिट्टी में भी क्या रहता है, वायु उपस्थित होता है। जल और मिट्टी में क्या है, वायु उपस्थित रहते हैं। वायु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प तथा कुछ अन्य गैसों का मिश्रण है। वायु क्या है, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प तथा कुछ अन्य गैसों का क्या है, मिश्रण है। इसमें कुछ धूलकण भी होते हैं। तो वायु में कितनी चीज हो गए,
नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प तथा कुछ अन्य गैसें का मिश्रण जो है ना वायु में रहते हैं, और उसमें कुछ जो है ना धूलकण भी हो सकते हैं। ऑक्सीजन ज्वलन में सहायक तथा शोषण के लिए आवश्यक है। अब ऑक्सीजन के बारे में है कि ऑक्सीजन क्या है कि ज्वलन में जो है ना सहायक होते हैं तथा शोषण के लिए भी आवश्यक है। ये ऑक्सीजन के बारे में है। तो वायु की वह परत जो पृथ्वी को घेरे हुए हैं उसे वायुमंडल कहते हैं। तो वायुमंडल यहाँ पे क्या आ जाएगा, वायुमंडल किसे कहते हैं? तो वायु की वह परत जो पृथ्वी को घेरे हुए हैं उसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर जीवन के लिए वायुमंडल आवश्यक है। अब पृथ्वी पे जीवित रहना है या जीवन के लिए है तो क्या है, वायुमंडल होना बहुत आवश्यक है। जलीय प्राणी शोषण के लिए जल में घुली वायु का उपयोग करते हैं। तो जलीय प्राणी जो है ना सांस की शोषण के लिए क्या करते हैं, जल में घुली वायु का, जल में जो वायु घुली हुई होती है उसका उपयोग करते हैं जलीय प्राणी। वायु से ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान करने के लिए पौधे तथा जंतु एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो पौधे तथा जंतु क्यों एक दूसरे पर निर्भर है, तो वायु से ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड, तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की जो है ना आदान प्रदान के लिए, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान के लिए पौधे तथा जंतु क्या है, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। ये चैप्टर नंबर जो है ना 15 था। और ये जो है ना इससे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो हम लोग चर्चा किए। अब ये चैप्टर जो है ना लास्ट चैप्टर है, ये कक्षा 6 का साइंस का तो ये लास्ट चैप्टर है, कचरा संग्रह एवं निपटान। कचरा संग्रह और निपटान के बारे में इस चैप्टर में बताया गया। तो चलिए देखते हैं इसको। भराव क्षेत्र वह स्थान है, भराव क्षेत्र वह स्थान है जहाँ शहर अथवा नगर के कचरे को एकत्र करके पाटा जाता है। तो क्या करता है, भराव क्षेत्र अगर आ जाए कि भराव क्षेत्र क्या है, तो वह स्थान है जहाँ शहर अथवा नगर के कचरे को एकत्र करके पाटा जाता है। कालांतर में इस क्षेत्र में पार्क बना देते हैं। अब बाद में क्या करते हैं, इसको पार्क बना देते हैं। तो भराव क्षेत्र वो कहलाता है जहाँ शहर अथवा नगर के कचरों को एकत्र करके पाटा जाता है। रसोई घर के अपशिष्ट सहित पौधे एवं जंतु अपशिष्टों को खाद में परिवर्तित करना कंपोस्टिंग कहलाता है। तो यहाँ पे कंपोस्टिंग के बारे में, तो कंपोस्टिंग क्या कहलाता है, रसोई घर के अपशिष्ट सहित पौधे एवं जंतु अपशिष्टों को खाद में परिवर्तित करना कंपोस्टिंग कहलाता है। रसोई घर के कचरे को कृमि अथवा लाल केंचुओं द्वारा से कंपोस्ट में परिवर्तित करना वर्मी कंपोस्टिंग कहलाता है। यहाँ से जो है ना सीटेट में सवाल बनते हैं वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में और जो है ना कंपोस्टिंग के बारे में। तो रसोई घर के कचरे को कृमि अथवा लाल केंचुओं द्वारा, किसके द्वारा, कृमि और लाल केंचुओं के द्वारा कंपोस्ट में परिवर्तित करना। कंपोस्ट में जो अगर परिवर्तित कर देंगे तो क्या कहलाएगा, वर्मी कंपोस्टिंग कहलाएगा। कागज का पुनः चक्रण संभव है, कागज का क्या है, पुनः चक्रण संभव है तथा पुनः चक्रण द्वारा बने कागज से उपयोगी चीजें बनाई जा सकती है। तो पुनः चक्रण के द्वारा जो है ना उससे क्या है, उपयोगी चीजें बनाई जा सकती है। कंपोस्टिंग, कंपोस्टिंग द्वारा प्लास्टिक को कम हानिकारक पदार्थों में परिवर्तित करना संभव नहीं है। यहाँ पे जो है ना संभव नहीं है, तो किसके बारे में बताया गया है कि कंपोस्टिंग द्वारा प्लास्टिक को कम हानिकारक पदार्थों में, प्लास्टिक को जो है ना कम हानिकारक पदार्थों में, प्लास्टिक को जो है ना कम हानिकारक पदार्थों में परिवर्तित करना जो है ना संभव नहीं है। किसके द्वारा, कंपोस्टिंग के द्वारा। हमें कम से कम अपशिष्ट उत्पन्न करने की आवश्यकता है। हमें अपने चारों ओर कचरे की बढ़ती मात्रा से निपटने के उपाय खोजने चाहिए। तो ये चैप्टर जो है ना यहाँ पे जो है ना समाप्त होता है। ये जो है ना चैप्टर नंबर जो है ना 16 था। तो इस वीडियो में जो है ना पूरे कक्षा 6 का जो है ना विज्ञान विषय का जो है ना पूरा एनसीईआरटी का जो है ना सारांश इसमें इंक्लूड किया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो जो है ना आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो आप लोग जो है ना इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।